मायके की चौखट पर आंसू वर्सेस ससुराल के आंगन में खुशियाँ। माया, तू सच कह रही है? मैं तो खुशी से फूले नहीं समा रही हूँ। तू है कहाँ? मैं अभी अपने मायके ही आई हुई हूँ। तू एक काम कर, तू आ जा ना मेरे पास, मुझसे मिलने। हम दोनों साथ बैठकर बहुत सारी बातें करेंगे। नहीं आ सकती हूँ, माँ है ना, मुझे नहीं आने देंगी। अभी तो घर में ही कितना सारा काम पड़ा हुआ है, मैं नहीं आ पाऊंगी। तू आ जा, अगर तेरी माँ को कोई एतराज ना हो तो। मेरी माँ को क्या एतराज होगा? ठीक है, मैं आती हूँ। माया ने ऐसे बोलकर फोन रख दिया और वो अपनी सहेली राखी के घर आने को निकल गई। वहीं दूसरी तरफ राखी थी जो अपने घर में सफाई कर रही थी। अभी राखी ने फोन रखा ही था कि तभी पीछे से उसकी बहन आ गई। किससे बात कर रही थी? मोना, छोड़ मुझे, मुझे दर्द हो रहा है। क्यों छोड़? किससे पूछकर तू काम के वक्त अपने इस टुनटुने को लेकर बात कर रही है? तुझे पता नहीं है कि मुझे तेरा फोन वोन पर बात करना जरा भी पसंद नहीं है। काम के वक्त बस काम होना चाहिए। गंगा ने राखी को ऐसे बोलकर जोरदार थप्पड़ मार दिया। वो थप्पड़ इतना ज्यादा जोरदार था कि राखी बेचारी जमीन पर ही गिर गई और उसकी आंखें भी भर आईं। उसकी बहन और माँ उसे देखकर बस हंस रही थी। राखी के साथ घर में उसके साथ ऐसे ही सुलूक होता था। उसकी बहन और माँ उससे इसी तरह पेश आती थीं, क्योंकि वो उसकी सौतेली माँ और बहन थीं। राखी की माँ बचपन में ही गुजर गई थी और उसका बाप शहर के बाहर काम किया करता था, जिसकी वजह से राखी का बचपन और जवानी उसकी सौतेली माँ के साथ ही गुजरी और वो उसके साथ जरा भी अच्छा सुलूक नहीं करती थी। जब गंगा का दिल करता था तो वो उसे मारती पीटती थी और ऐसे ही सिलसिला चल रहा था। राखी अपने ही घर में बड़ी डरी सहमी सी रहती थी। ऐसे ही आज भी उसे उसकी सौतेली माँ और बहन ने तंग किया, जिसके बाद बेचारी राखी को रोना आ गया। मैं नहीं करूँगी, अब कभी किसी से बात नहीं करूँगी, कभी फोन को हाथ में भी नहीं लूंगी। राखी बहुत ज्यादा डर गई थी। अभी वो ऐसे बोल ही रही थी कि तभी पीछे से आकर उसे किसी ने पकड़ लिया। नहीं नहीं नहीं। अरे अरे, क्या हो गया है? रिलैक्स, ये तो बस मैं हूँ माया। शांत हो जा, डरने की जरूरत नहीं है। माया की बात को सुनकर राखी कुछ शांत सी हुई, जिसके बाद माया ने उसे समझाया और वो दोनों कमरे में जाकर बातें करने लगी। माया को अंदाजा भी नहीं था कि कामों को छोड़कर राखी का ऐसे उससे बात करना राखी की सेहत के लिए कितना ज्यादा खराब हो सकता था। लेकिन राखी माया को भी अकेला नहीं छोड़ सकती थी, इसीलिए वो उसे अपने कमरे में ले आई। तेरा कमरा तो बड़ा गरीब सा लग रहा है, जैसे तेरा पूरा घर काफी सही है, लेकिन कमरा इतना। हाँ, वो बस मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। अच्छा चल वो छोड़, अब तू मेरी बात सुन। यार तू जानती नहीं है कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। खुश होने वाली बात भी है, अभी तेरी शादी को बस 1 ही महीना हुआ है और तू प्रेग्नेंट है। सही कहा। पता है, जब मुझे ये खबर लगी थी ना, तब मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। मैं तो रोने लगी थी। ये देख, मैंने अपना टेस्ट रिपोर्ट भी संभाल कर रखा हुआ है। माया राखी को अपनी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट दिखाने लगी, जिसके बाद माया ने उसे राखी के बेड पर ही टिका दिया और कुछ देर ऐसे ही बात करके माया राखी के घर से चली गई। चली गई। अब मुझे जल्दी से घर के काम कर लेने चाहिए, नहीं तो माँ और मोना दोनों ही बात का बतंगड़ बना लेंगी। राखी ऐसे बोलकर जैसे ही अंदर आई तो उसे अपने कमरे से कुछ आवाजें आने लगी। अरे नहीं, माँ और मोना क्या मेरे कमरे में है? उन दोनों का मेरे कमरे में होना मतलब कि कुछ तो बात है। राखी, अरे ओ बैल राखी, कहाँ है तू? हाँ बोलो माँ, क्या बात है? यहाँ। गंगा ने ऐसे बोलकर राखी के बाल पकड़ लिए, जिसके बाद उसने उसे जमीन पर दे मारा। माँ क्या बात है? आप मुझे क्यों मार रही हैं? ये क्या है बता? तुझे मैंने घर में इसीलिए रखा हुआ है कि तू मेरे मुंह पर कीचड़ उछाले। बोल। नहीं माँ, नहीं, ये मेरा नहीं है। माया के टेस्ट की रिपोर्ट गंगा के हाथ लग गई थी, जिसको वो राखी की रिपोर्ट समझ रही थी। और माँ, मैं तो जानती ही थी कि ये कोई ऐसा काम जरूर करेगी। अब देखो, कर दिया ना इसने। नहीं 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 माँ, ये मेरा नहीं है। आप गलत समझ रही हैं। अच्छा, अगर ये तेरा नहीं है तो तेरे कमरे में रखा हुआ क्यों है? अब बता कि तेरा क्या किया जाए। माँ, इसका करना क्या है? आप इससे पूछ रही हैं? इसको घर से निकालिए। हमें अपने घर पर सारे जमाने से कीचड़ उछलवानी है क्या? सही कहा, इसको तो घर से ही निकालना पड़ेगा। चल रही, उठ, खड़ी हो। माँ मुझे नहीं निकालो ना। माँ, ये मेरा नहीं है, कसम से। ये ले, अब तो सच बोलेगी या अभी भी नहीं बोलेगी? माँ मैं सच बोल रही हूँ, मुझे घर से नहीं निकालो। राखी बेचारी खूब रोई और कराही, लेकिन उसकी माँ और बहन को ना उसकी बात पर भरोसा आया और ना ही उसके ऊपर किसी को तरस भी आया।
दोनों माँ बेटी ने राखी को खूब ही मारा और फिर राखी को उन दोनों ने हाथ पकड़कर घर से निकाल दिया। नहीं नहीं माँ, ऐसा नहीं करो। आप मुझे अगर घर से निकाल दोगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझी? जा दफा हो जा यहाँ से और आइंदा इस घर के आगे मुझे दिखाई नहीं दे जाना। मैंने सच्ची कुछ गलत नहीं किया है, ये रिपोर्ट मेरी नहीं है। माँ, मोना। राखी ने अपनी माँ और बहन को बहुत ही ज्यादा समझाने की कोशिश की, लेकिन उन दोनों ने ही उसकी एक नहीं सुनी और उन्होंने उसे घर से निकालकर उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। माँ, मोना खोल दो ना दरवाजा। मेरा यकीन करो मैं गलत नहीं हूँ, खोल दो दरवाजा। मैं कहाँ जाऊंगी? जाकर कहीं डूब मर, लेकिन यहाँ आने की जरूरत नहीं है। जा, गई नहीं है अभी तक। मोना और गंगा ने राखी पर जरा भी रहम नहीं किया और फिर राखी अपने घर के आगे से हिम्मत हार कर आ गई। वो बस सड़क पर टूटी सी चल रही थी। उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब था और दिल में दर्द। ऐसे ही राखी अभी चल ही रही थी कि तभी उसके पास दो लड़के आए। ओहो छमिया, कहाँ जा रही हो? अरे नहीं, ये लोग कौन है? मुझे इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। राखी ने सोनू की बात पर ध्यान नहीं दिया कि तभी पीछे से एक और लड़का उसे छेड़ता हुआ आया। ओए चिकनी चमेली, जरा रुको मेरे लिए। कहाँ जा रही हो? हम छोड़ दें क्या? कौन हो तुम लोग? जाओ यहाँ से। मैडम, हम अगर तुम्हारी खबर नहीं लेंगे तो कौन लेगा? छोड़ो, छोड़ो, छोड़ दो। राखी को दो लड़के छेड़ने लग गए थे। उन दोनों ने राखी का हाथ पकड़ लिया। अभी वो उसे छेड़ ही रहे थे कि तभी वहाँ एक लड़का आया जिसने लड़कों के बीच फंसी हुई राखी को देखा। ए, कौन हो तुम लोग? तुम्हारे साले हैं। क्या है? क्या है? कौन है तू? सालों का जीजा। इस लड़की को छोड़ दो। तू है कौन जो हमें ये बता रहा है कि हमें इसको छोड़ना है या पकड़ना है? तुम जैसे लड़कों की वजह से ही पूरी मर्द जात बर्बाद है। छोड़ो वरना। क्या वरना? पहले तुझे ही देखते हैं। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? राखी की आंखों के सामने ही हिमेश ने उन गुंडों से फाइट की, जिसमें हिमेश ने उन दोनों को ही अच्छे से धो डाला। पिटने के बाद दोनों ही वहां से भाग गए और मुझसे लड़ाई करने को आए थे। इनके जैसे तीन तीन को मैं यूं ही पिचका दूं। जिम में क्या मैं 100 किलो वजन यूं ही उठाता हूँ? आए बड़े। ये क्या हो गया? मुझे चले जाना चाहिए। राखी घबरा कर वहां से जाने लगी कि उसे हिमेश ने आवाज लगाई। कहाँ जा रही हो? रुको। जी। डरो नहीं, वो चले गए हैं। वैसे इस वक्त इस रास्ते पर किसी लड़की का जाना सही नहीं है। आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, नहीं तो ऐसे लफंगे यहाँ टकराएंगे ही। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। मेरा तो कोई घर ही नहीं है। अच्छा होगा कि मैं ऐसे ही भटकते हुए मर जाऊं। मुझे जाने दो, अब मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। राखी ऐसे बोलकर जाने लगी, लेकिन हिमेश ने उसका हाथ नहीं छोड़ा और उस जाती हुई राखी को उसने अपनी तरफ ही खींच लिया। रुक जाओ, जिंदगी को ऐसे इतना बेदर्दी नहीं समझना चाहिए। वक्त का कुछ पता नहीं है कि कब मोड़ ले ले। लेकिन मेरी जिंदगी कभी नहीं बदल सकती है। मैं मनहूस, छोड़ो मुझे। मुझे मेरे घर से निकाल दिया गया। मेरी माँ मुझे पसंद नहीं करती। असली माँ मेरी मुझे बचपन में ही छोड़ गई। आपको क्या लगता है कि मैं इस दुनिया में जीने के लिए तैयार हूँ? मुझे मर ही जाना बेहतर है। राखी फिर जाने लगी कि हिमेश ने उसे फिर से नहीं छोड़ा और वो उससे बोला, नहीं जाओ, तुम्हें मैं दूंगा पहचान। अब से तुम मेरे साथ रहोगी, मेरे घर मेरी पत्नी बनकर। क्या? राखी हिमेश की बात को सुनकर मानो जम सी गई और सच कह रहे हो? झूठ कहने को मुझे तुम ही मिलती क्या? मुझे तुम पसंद आ गई हो। फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा अतीत क्या था, लेकिन अब से तुम मेरी पत्नी कहलाओगी। क्या सच? राखी की बात को सुनकर हिमेश ने गर्दन हिला दी। हिमेश को राखी पहली नजर में ही पसंद आ गई थी, जिसकी वजह से हिमेश उसे पास ही के मंदिर लेकर गया और वहां उसने उससे शादी कर ली। कुछ ही देर बाद हिमेश राखी को अपने घर लेकर पहुंचा, जहां राखी बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी। घबराओ नहीं, मेरे घर में सभी तुम्हें अपना लेंगे। माँ, बाबा, तारा, नरेन, कहाँ हो सभी? क्या बात है, क्यों चिल्ला रहा है? ये लड़की कौन है? आपकी बहू लाया हूँ माँ। अगर आपको मुझसे कोई भी एतराज हो तो मैं आपके घर में नहीं आऊंगी, यही बाहर ही सो जाऊंगी। बस मुझे मारना नहीं। राखी कितनी प्यारी बच्ची है। डरो नहीं बेटा, अगर तुम हमारे बच्चे की पसंद हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तारा, अपनी भाभी के लिए गृह प्रवेश की थाली लेकर आ बेटा। लाई माँ। भैया भाभी ले आए। अरे वाह, अब घर में एक मेंबर और आ गया। भाभी घबराना नहीं, मुझे अपने भाई की तरह ही समझना। भाई की तरह? भाई कैसे होते हैं? बेटा आजा, तेरी आरती हो गई है तो अब तू कलश को गिराते हुए घर के अंदर आजा।
सुष्मिता ने प्यार से अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाया। राखी के साथ हिमेश के घर के सभी सदस्य बहुत ही अच्छे से बर्ताव कर रहे थे, जैसे कि मानो वो राखी को पहले से जानते हैं। राखी को भी उनका ये बर्ताव काफी अच्छा लगा और वो घर के अंदर आ गई। बेटा, अब से ये तेरा भी घर है। हमारे बेटे ने तुझे चुना है तो हम तुझ पर विश्वास करते हैं, लेकिन तू कभी इस भरोसे को तोड़ना मत बेटा। हमारे बेटे की पसंद है, अच्छी होगी। अच्छा बहू, अब काफी रात हो गई है, तू जा और जाकर सो जा। सुष्मिता की बात को सुनकर हिमेश राखी को कमरे में ले गया, जहां राखी को काफी थकान हो रही थी। तो वहां जाते ही वो सो गई। राखी के सो जाने के बाद हिमेश नीचे अपने परिवार के पास आ गया और राखी के बारे में बताने लगा। बेचारी बच्ची, पता नहीं कहाँ से लाती है माया सा कलेजा, जो अपनी बच्चियों को घर से बाहर निकाल कर खड़ा कर देती है। इस बच्ची पर पता नहीं क्या गुजर रही होगी। तूने अच्छा किया हिमेश, जो तू इसे यहाँ ले आया, अपनी पत्नी बनाकर ही सही। हाँ माँ, मुझे राखी की आंखों में सच्चाई नजर आई, तो बस मैंने इसे अपना बनाने का सोच लिया। वैसे अब तो वो सो गई है, सुबह तक देखना ठीक ही उठेगी। एक तरफ हिमेश ऐसे बोल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ नहीं। राखी सोते सोते बेचैन हो रही थी, जैसे कि वो बेचारी अपने अतीत के घावों को महसूस कर रही हो। मैं तो थक गई। घर गंदा पड़ा हुआ है और महारानी यहाँ पर आराम फरमा रही है। तुझसे किसने कहा था कि तू यहाँ महारानियों की तरह बैठ जा? बोल। मोना, मुझे बहुत ज्यादा थकान हो रही है। अब तो हाथ भी नहीं चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे शरीर में ही जान नहीं है। ओ, जान नहीं है? ठीक है, अभी जान आ जाएगी। माँ, माँ, जरा यहाँ तो आना। देखो, इसके अंदर जान नहीं है। इसके अंदर जरा जान ले आओ। इसने तो ऐसे ही मरे हुए गीदड़ की तरह खुद को दिखा दिखा कर मेरा खून खौलाया हुआ है। चल खड़ी हो, चल, अब मैं तुझसे ही सफाई करूंगी। गंगा ने ऐसे बोलकर राखी को बाल पकड़कर लेटाया और उसने उसके चेहरे पर अपना पांव रख दिया। राखी गंगा के इस बर्ताव से बहुत ही ज्यादा घबरा गई और माँ, माँ नहीं माँ, मुझे माफ कर दो। मैं अभी सारा काम करती हूँ। माँ, नहीं नहीं नहीं, माँ। राखी सपना देखकर बहुत ही तेज उठी और रोने लगी। उसकी आवाज को सुनकर सभी उसके कमरे में आ गए और भाभी, भाभी क्या बात है? बहू, क्या हुआ? मुझे मत मारो, मत मारो। कोई नहीं मार रहा, कोई नहीं मार रहा। राखी, शांत हो जाओ। अब तुम मेरे पास हो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शांत, शांत, एकदम शांत। हिमेश से लिपटने के बाद राखी को कुछ होश आया और उसने रोना बंद किया, जिसके बाद क्या हो गया था बहू? कुछ डरावना देख लिया था क्या तूने? हाँ माँ जी। बहू, तू तो सपना देखकर ऐसे डर गई जैसे हमारा हिमेश घबराकर बचपन में रोता था। बहू, तेरा जो भी अतीत है, अब तू उसे भूल जा, क्योंकि अब हम तेरा आज है और हमारे साथ तू हमेशा खुश ही रहेगी। हिमेश, तूने बहू को कुछ खिलाया पिलाया था या मेरी बहू को ऐसे ही भूखा छोड़ा हुआ है? नहीं माँ, राखी से मैंने पूछा था, लेकिन राखी ने खाने से मना कर दिया। भाभी, खाना खाए बगैर सोना नहीं चाहिए, नहीं तो माँ बोलती है पेट में शैतान सोने नहीं देता है। तारा, अपनी भाभी के लिए एक थाली बना कर ला। ठीक है माँ। तारा अपनी भाभी के लिए एक खाने की थाली बनाकर लाई, जिसके बाद सुष्मिता राखी को अपने हाथों से खाना खिलाने को बैठी। बहू, जल्दी से मुंह खोल। देख, भूखे रहते हैं ना तो दुख दर्द ज्यादा लगते हैं। चल मुंह खोल, भाभी खा लो। राखी ने सुष्मिता के बोलने पर मुंह खोला, जिसके बाद सुष्मिता ने राखी को खाना खिलवाया और चल, अब बहू तू आराम से सो जा। अब कुछ भी गलत नहीं सोचना। हाँ, हम सब यहाँ तुझे सताने वाले नहीं हैं, तेरी फिक्र करने वाले हैं। चल, अब तू सो जा। सुष्मिता की बात को सुनकर राखी लेट गई। हिमेश भी उसके साइड में ही लेटा था, जिसके बाद कुछ ही देर में राखी को नींद आ गई और वो गहरी नींद में सो गई। ऐसे ही अगली सुबह राखी की घबराकर जल्दी ही आंख खुल गई। क्या बज रहा है? अच्छा है कि मैं उठने में लेट नहीं हुई। अभी तो बस 6 ही बजे हैं, जल्दी से उठ जाती हूँ। राखी ऐसे बोलकर जल्दी से उठ गई और उसने सुबह 6 बजे से ही घर की साफ सफाई करना शुरू कर दिया। अभी तो बस 6:40 ही हुए हैं। जल्दी जल्दी से सफाई करके मैं सभी को नाश्ता बनाकर दे दूंगी और उसके बाद मुझसे कोई कुछ नहीं कहेगा। राखी घबराकर ही साफ सफाई कर रही थी। उसने 1 घंटे में सफाई कर दी और सफाई करने के बाद वो नाश्ता बनाने चली गई। कुछ ही देर के बाद जब नरेन उठता है, अरे भाभी, आप रसोई में? मैं 6 बजे से जागी हुई हूँ। मैंने सफाई भी कर दी है, खाना भी बना दिया है। अरे भाभी, मुझसे नहीं डरिए, मैं आपकी सास थोड़ी हूँ। राखी, तुम क्या कर रही हो?
आपका नाश्ता बना रही थी। मैं जाकर कोई और काम देखती हूँ। राखी ऐसे बोलकर बाकी कामों को करने चली गई। दोनों भाई देख पा रहे थे कि राखी अभी भी अपने मायके वाले सदमे से उबरी नहीं है, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। कुछ ही देर के बाद सभी जाग गए और दोनों भाई अपने ऑफिस को चले गए। राखी भी रसोई में नाश्ते के बाद के बर्तन धो रही थी कि तभी उसके पास तारा आई। भाभी, बाहर कोई लड़का आया है, आपका नाम ले रहा है। क्या कहा? मेरा नाम ले रहा है? तारा की बात को सुनकर राखी के दिमाग में उसके मायके का फिर से एक भयानक मंजर गुजरा। अरे ओ, बाहर कोई लड़का है, तेरा नाम ले रहा है, क्या माजरा है? कौन लड़का है? अरे ओ, बाहर ये कौन सा तेरा आशिक आ गया है, बोल। नहीं माँ, आशिक वाशिक जैसा तो कुछ भी नहीं है। बता कौन है ये? चालू तो तू बचपन से है, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि तेरे पीछे मेरे घर में लड़के आना शुरू हो जाएंगे। नहीं माँ, ये कोई मेरा बुलाया हुआ नहीं है, ये राज है, कॉलेज का क्लासमेट। राज, क्यों आए हो यहाँ? मुझे तो टीचर ने यहाँ भेजा था। ये तुम्हारी फीस की स्लिप है। बोली कि तुम तो कॉलेज आओगी नहीं, तो तुम्हारी स्लिप को तुम तक पहुँचा दिया जाए। ठीक है। देखा माँ, इसको यहाँ मैंने नहीं बुलाया था। ये तो मुझे अच्छे से पता है कि किसने किसको बुलाया है और किसे नहीं। सुन रहे हो लड़के, अगर अपनी जान प्यारी है ना, तो तुझे तो आइंदा कभी यहाँ मेरे घर के आगे दिखाई नहीं दे जाना। और तू राखी, तुझे तो मैं बताती हूँ। गंगा की बात को सुनकर राज वहाँ से चला गया और गंगा ने बेवजह ही राखी को मारना शुरू किया। वो उसे डंडे से मारती थी। माँ, क्या है माँ, क्यों मार रही हो? बोल, बुलाएगी तू ऐसे लड़कों को घर? बोल। माँ, मैंने किसी को नहीं बुलाया है, मेरा विश्वास करो माँ। राखी ने गंगा को बहुत ही ज्यादा समझाया, लेकिन गंगा को उसकी बात समझ ही नहीं आई और उसने उसे खूब ही मारा। मैंने किसी को नहीं बुलाया है, मैंने किसी को नहीं बुलाया है। भाभी डरो नहीं, मैं आपसे कुछ नहीं बोल रही हूँ। राखी की आवाज को सुनकर सुष्मिता भी अंदर आई और उसने राखी को पानी वगैरह देकर शांत किया। जिसके बाद सुष्मिता ने ही बाहर जाकर देखा तो वहाँ एक डिलीवरी बॉय था जिसको हिमेश ने भेजा था। बाहर तो हिमेश का भेजा हुआ लड़का आया था बहू, तेरे लिए उसने कपड़े और कुछ श्रृंगार का सामान भेजा है। आज रात को वो तुझे घुमाने को लेकर जाएगा। सुष्मिता की बात को सुनकर राखी शांत हुई। जिसके बाद ऐसे ही रात हो गई और हिमेश और राखी घूमने को निकले, लेकिन वो अभी भी पूरी तरह से कंफर्टेबल नहीं थी। राखी, चलो किसी अच्छी सी जगह जाकर खाना खाते हैं। बोलो, तुम्हारा क्या ख्याल है? जैसा आपको सही लगे, मैं कुछ नहीं कहती। राखी, मैं तुम्हारा पति हूँ, किसी बॉलीवुड मूवी का विलन नहीं हूँ जो तुम मुझसे इतना ज्यादा घबराती हो। चलो, आज मैं तुम्हें कुछ चाइनीज खिलाकर लाता हूँ। हिमेश ऐसा बोलकर राखी को एक चाइनीज रेस्टोरेंट ले गया, जहाँ मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। तुम बताओ कि क्या खाओगी? आज मैं तुम्हारी ही पसंद का खाना खाऊंगा। जो आपका दिल करे वो खा लीजिए, मैं तो कुछ भी खा लूंगी, मुझे किसी चीज की इच्छा नहीं है। राखी की बात को सुनकर हिमेश को अच्छा नहीं लगा। राखी ने भी ऐसे बोलकर जैसे ही सामने को देखा तो उसे उसकी माँ और बहन उसी रेस्टोरेंट में नजर आई। अरे ये तो माँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये राखी ही है ना? हाँ वही है, और ये तो काफी सजी धजी और अमीर लग रही है। इस करमजली को क्या पा गया? मुझे तो लगा था मर गई होगी। ये तो मेरी माँ और बहन है। आप ये मुझे मारेंगी? नहीं, हिमेश जी घर चलते हैं, चलिए। अरे तो लेकिन क्यों राखी? बस चलते हैं। राखी ऐसे बोलकर जैसे ही खड़ी हुई, दिमाग पर ज्यादा लोड लेने की वजह से उसे चक्कर आ गया और वो चक्कर खाकर गिर पड़ी। हिमेश एकदम घबरा गया और वो उसे डॉक्टर के पास ले गया, जहाँ हिमेश का पूरा परिवार भी आ गया। और देखिए, मैंने आपकी बहू को अच्छे से चेक कर लिया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है सिवाय इनके दिमाग के। इनका दिमाग किसी गहरे सदमे में है और ऐसा सदमा जो इनसे भुलाए नहीं भूलता। डॉक्टर साहब, बहू को कोई सदमा तो जरूर लगा हुआ है, क्योंकि हम लोग उसे समझाते हैं, संभालते हैं, लेकिन ये हमेशा डरी और घबराई ही रहती है। लेकिन हम कर क्या सकते हैं? डॉक्टर साहब, हम बहू को अच्छे से अच्छा रख रहे हैं, इसको टेंशन ना हो इस बात की हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी बहू हमारे साथ कंफर्टेबल हो ही नहीं रही है। उसकी वजह है आप उसे ऊपरी सुकून देते हैं, लेकिन जिस जड़ की वजह से उसका दिमाग खराब है, आपको वो जड़ खत्म करनी है। अगर कोई बचपन का सदमा है तो वो, जवानी का है तो वो, या कोई इंसान उसकी वजह से है तो आपको उसकी लाइफ से उसे निकालना पड़ेगा, जिससे कि उसका माइंड शांत होगा और फिर आपकी बहू नॉर्मल बर्ताव करना शुरू करेगी। डॉक्टर संदीप की बात पूरे परिवार ने समझ ली। घर आने के बाद जब राखी सो रही थी, सुष्मिता उस बारे में बात करने लगी।
बहू की इस दिमागी परेशानी की दिक्कत मुझे लगता है कि उसके मायके से है। हम नहीं जानते कि उसकी माँ कैसी है, कैसी नहीं है और उसके साथ क्या हुआ है। हिमेश को वैसे भी वो भटकती हुई मिली थी और जैसी बहू बातें करती है कि मैं सब कर दूंगी, मुझसे कुछ नहीं बोलना, उसे लगता है कि किसी ने बहू को बहुत ही ज्यादा सताया है। हो ना हो, इसकी वजह उसका मायका ही है। हम कल ही बहू के मायके की तरफ किसी के घर चलेंगे, कम से कम हमें थोड़ी तो जानकारी मिल ही जाएगी। सुष्मिता की बात पर पूरा परिवार राजी हो गया। अगले दिन तारा को राखी के साथ छोड़कर सुष्मिता और हिमेश दोनों राखी के मायके की तरफ को गए, जहां राखी के घर के पड़ोस वाले घर में एक औरत थी। सुष्मिता ने उसी के पास जाना बेहतर समझा। नमस्ते जी। नमस्ते, आप कौन? मैं राखी की सास हूँ। यहाँ आपकी पड़ोस में रहती थी ना एक बच्ची राखी, उसी की सास हूँ मैं। अगर आपको ऐतराज ना हो तो क्या हम 2 मिनट को बात कर सकते हैं? अनुराधा सुष्मिता को अपने साथ ले गई, जहां वो आपस में बात करने लगी। राखी तो बड़ी ही शांत सी और अच्छी बच्ची थी, लेकिन उसकी माँ गंगा उसकी सगी माँ नहीं है, जिसकी वजह से गंगा बहन ने कभी राखी को प्यार से नहीं रखा, कभी उसे डंडों से मारा तो कभी किसी और चीज से। बेचारी को अभी तो घर से भी निकाल दिया था। वजह सामने ये आई कि राखी गर्भवती थी, वो भी बिना ब्याहे, तो उसे निकाला। बेचारी बच्ची, पता नहीं ये बात सच्ची भी थी कि नहीं, लेकिन इसका तो यहाँ कोई था ही नहीं। बाप था तो वो काम के सिलसिले में हमेशा बाहर, बस साल के 1-2 मौके पर आना, तो इतने में बेटी को वो क्या ही देखते। झूठ है ये, सरासर झूठ है। मेरी पत्नी को मैं जानता हूँ, अभी उसका फुल बॉडी चेकअप हुआ है और राखी को कोई बच्चा नहीं होने वाला है। माँ, मैं समझ गया, राखी की इस दिमागी हालत की जिम्मेदार उसकी माँ ही है और अब उन्हें हमें सबक सिखाना ही पड़ेगा। हिमेश ने सोच लिया था कि अब वो गंगा को माफ नहीं करेगा। उसने घर आकर एक योजना बनाई और गंगा के घर सुष्मिता ने दावत का प्रस्ताव भेजा। सुन रहे राजेश जी, आपकी पापी बेटी से उसके प्रेमी ने शादी कर ली, अब हमें अपने घर खाने पर बुला रहे हैं, चलना है? चाहे कैसी भी थी, बेटी थी मेरी, मैं जाऊंगा। किशन की बात को सुनकर गंगा मन ही मन खुश हो गई। अगले दिन खूब बन ठन कर गंगा, मोना और राजेश सुष्मिता के घर पहुंच गए, जहां सभी ने उनका अच्छे से स्वागत किया। लेकिन राखी उन्हें देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी। उसने उन्हें कांपते हुए पानी पिलाया, जिसके बाद, बहू, अपने माँ बाबा के लिए चाय लेकर आ। जी 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 माँ। राखी बड़ी ही डरते डरते रसोई में गई। पीछे से बहाने से मोना और गंगा भी पहुंच गई और माँ, क्या बात है, इतना बड़ा घर ढूंढ लिया तूने तो, लेकिन कभी भी खुद को तो मुझसे बड़ा नहीं समझना, समझ आया? माँ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। माँ चलो, बड़े दिनों के बाद मिली है ये, अपनी खुन्नस निकालते हैं। तारा और गंगा ऐसे ही राखी को सताने लगी कि तभी वहाँ वीडियो बनाती हुई तारा आ गई। छोड़ दो मेरी भाभी को, समझी? माँ, बाबा, राजेश अंकल, यहाँ आइए। तारा ने गंगा और मोना की जहालत की वीडियो भी बनाई और उसने सभी को रसोई में भी बुला लिया, जिसके बाद सुष्मिता बोली, दूर हट जाओ मेरी बहू से, और खबरदार जो कभी उसको सताने के बारे में सोचा भी तो। माँ जी। राखी रोते हुए अपनी सास से लिपट गई, जिसके बाद तारा ने सभी को वीडियो दिखाया। माँ, बाबा, राजेश अंकल, देख रहे हैं आप इनकी जहालत। अब ऐसे में अगर एक इंसान बीमार नहीं होगा तो क्या होगा? गंगा, मेरे पीछे तुम मेरी फूल सी बच्ची से इस तरह से बर्ताव करती थी, और तू भी मोना। वो राजेश जी, वो बस कुछ भी बात बनाने की जरूरत नहीं है बहना, समझ आया? हम अच्छे से जानते हैं कि तू मेरी बहू के साथ कैसा बर्ताव करती थी। बात बात पर उसे डंडों से मारना, पीटना, और क्या इल्जाम लगाया था तुमने हमारी बहू के ऊपर कि वो गर्भवती है। राजेश जी, हमने आपकी बच्ची का कल ही पूरा बॉडी का चेकअप करवाया कि ये इतनी कमजोर क्यों हो रही है, तो पता चला कि इसके दिमाग में परेशानी है, बाकी गर्भवती जैसा कुछ नहीं है। अब आप अपनी पत्नी से सवाल कीजिए कि ये एक मासूम बच्ची को ऐसे क्यों सताती थी। बताओ, है कोई जवाब तुम्हारे पास? अरे माँ तो चाहे सगी हो या सौतेली, थोड़ी ममता तो उसमें होती ही है। तुमने तो इसे मरने को सड़क पर छोड़ दिया था। सुष्मिता की बात को सुनकर दोनों माँ बेटी की गर्दन शर्म से नीचे झुक गई। अब उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। वो दोनों बस मुंह झुकाकर खड़ी हुई थीं कि तभी, क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो क्यों किया? अरे अपने नहीं तो मेरे बारे में ही सोच लेती। इस बच्ची की मरी हुई माँ को मैं परलोक जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा? हाँ देखो भाई साहब, यहाँ हमें आपको बुलाने का मकसद ही ये था कि आपको सच्चाई का पता चले। आपकी बच्ची बेकसूर है और हम चाहते हैं कि राखी जल्दी से जल्दी इस सदमे से उबरे। उसके लिए जरूरी है कि उसके मन की पिछली बातें साफ हो जाएं। हाँ, और इसीलिए अभी से ही गंगा बहन और तुम
तुम्हारे जैसी बहन तो भगवान दुश्मन को भी ना दे। तुम दोनों का ही अब से मेरी बहू से कोई मतलब वास्ता नहीं है, समझ आया? तुम दोनों मेरी बहू की कुछ नहीं लगती। जाओ, अब दफा हो जाओ। सुष्मिता के बोलने पर राजेश उन दोनों को अपने साथ ले गया, जिसके बाद राखी खूब रोई। किसी ने राखी को रोने से नहीं रोका, और जब उसका मन हल्का हो गया तो घर वालों ने उसे समझाया। अब गंगा से उसका सब खत्म हो जाने के बाद राखी का दिमाग कम परेशान था। धीरे धीरे वो ठीक हो गई और सभी खुशी खुशी रहने लगे।